हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन थे वो खत्म कर लिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। मिसलेनियस से मतलब ये है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा, इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन लिख रखे हैं, तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में भी सारे याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसने लिख दिया कि आगे जाकर तुम्हें नेट और गेट भी देना है, तो वहां पे कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है उठ के। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये स्टैंडर्ड बुक से उठा रखे हैं। मिसलर टार बुक का नाम सुना है ना, सारे एग्जाम्पल उसमें से उठा रखे हैं। तो वहां से बिल्कुल एग्जाम्पल डिक्टो आ जाता है पेपर में, तो वहां कैसे आंसर करोगे आप लोग। तो उनमें से जितने भी सिलेक्टेड थे एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने ला के रख दिए हैं। तो तुम्हें इन्हें मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन लिख के और उसके बाद इन सब को नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, COH5, इसका sp3d, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो DZ² हो जाएगा, क्योंकि ये किस में चला जाएगा, TBP में चला जाएगा। उसके बाद FeN6 sp3d2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 7 स्टेरिक नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। बस ये है कि इनमें जो मेटल यूज हो रहा है वो ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहा है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा। तुम्हें सिंपल याद रखना है 7 तो sp3d3। इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बजाय वो क्या पूछता है, ज्योमेट्री पूछता है। वो जितने भी बाहर से एग्जाम्पल आते हैं उनमें फोकस करता है ज्योमेट्री पर, क्योंकि बहुत सारा स्टेरिक नंबर बाद में जाके सेम हो जाता है और सेम होने की वजह से उनमें ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है। किसी में s ऑर्बिटल होगी वो इन्वॉल्व होगी, किसी में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से NbF7 इसका कर लोगे, इसको बोलते हैं मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये सारी बातें तुम आगे जाके OMC में भी सीखोगे और यही टॉपिक तुम्हारा कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारे लेवल पे इतना भी नहीं आता है। तो अगर एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन तो मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। sp3d3f, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या होता है ये, क्यूब ज्योमेट्री टाइप का होता है। क्यूब होगी इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रही है, ध्यान क्या रखोगे, इसमें f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। तुम्हें पता है ना कि स्टार्टिंग में मैंने f ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और जितने भी टाइप की f ऑर्बिटल होती है वो सब कुछ बताई थी। तो उनमें जो हर चीज में इन्वॉल्व होती है वो होती है fxyz। ये तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है, एक एक चीज आराम से। इसमें ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले ही स्टेरिक नंबर 8 में बता दिया था, 2 डेकाहेड्रल का। इसका देखो, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है और ये सारे इंपोर्टेंट है जिन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। इनमें से ये मिसले टार के एग्जांपल है। इनमें देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा DU में भी आ चुका है और तुम्हारा नेट में भी आ चुका है, और इसमें ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नेट में भी आ चुका है और गेट में भी आ चुका है बहुत बार, ये सारे एवरेजेशन, ठीक है। अब देखो इनमें सिंपल सी, इनको नोट डाउन कर लो एक बार, ये स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। इधर का रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो इन दो एग्जाम्पल की, ये बहुत फेमस है, WCH3 का 6SD5 ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। देखो जब भी ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन में। तो इतना मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा d ऑर्बिटल के केस में, बस ये समझो कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या होती है। देखो ऐसे 2 ट्राइंगल बने होंगे, ऐसे ही नीचे 2 ट्राइंगल बने होते हैं, ठीक है। और W जो होता है हमारा बीच में होता है। इधर क्या होगा CH3, इधर भी क्या होगा CH3, इधर भी क्या होगा CH3, 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 CH3। इस तरीके से हर एक बॉन्ड इससे कनेक्ट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। ध्यान रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन SD5 है, DU के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ReH9। ReH9 में तुम्हें कुछ नहीं करना। ReH9 क्या होगी, ट्राइकैप, और ट्राइकैप का मतलब क्या होगा कि 3 ट्राइंगल है, इनको याद बना लेना इसको, ठीक है। ReH9 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 3 है तो उसमें क्या होगा, 3 ट्राइंगल होंगे, और बीच में क्या होता है, ये सिंपल सा मैं तुम्हें कह दूं, बीच में क्या होता है Re, ठीक है।
अब आर के एक उधर होगा और एक इधर होता है। अब देखो इस तरीके से, या बीच में से मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रायंगल को ऐसे कर लो। 3 ट्रायंगल इसमें प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ध्यान रखना, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का मतलब हो गया कि ट्राइकैप मतलब 3 ट्रायंगल, 1 2 3, और बहुत फेमस एग्जांपल है। ये चीज तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। इनमें मैं भी तुम्हें कुछ बता नहीं सकता कि सर इनमें कैसे आता है। अगर तुम्हें ज्यादा कोशिश करनी है तो सारी ज्योमेट्री को, जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी है, सबको गूगल पे डाल देना, 3D इमेज तुम्हें दिख जाएगी, तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही MnO4 CrO4 CrO2 Cl2, इन सारे एग्जांपल में क्या होता है, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे मैं Mn का एग्जांपल लिखूं, Mn होता है मैग्नीज, क्या होता है 4s2 3d5 होता है। अब जब ये हमारा, और दिखाता हूं कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके पास p ऑर्बिटल तो है नहीं भाई, बोलो भाई, इसके पास p ऑर्बिटल तो प्रेजेंट नहीं है। ये क्या करेगा, ये d ऑर्बिटल होगी, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद ये कौन सी होती है 4s, ये कौन सी होती है 3d, उसके बाद क्या आ जाती है हमारी 4p ऑर्बिटल। अब देखो MnO4 है, MnO4 का स्ट्रक्चर बना लो, क्या होता है O नेगेटिव, इसमें क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, और 3 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमारे क्या बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे पहले क्या बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन आएगा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट के बच जाते हैं, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन में चले जाते हैं। और सब पाई बॉन्ड का इफेक्ट से ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइब्रिडाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख देते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन S, और यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है D की 3, तो D D D, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sd3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। जो CH4 की होती है वही क्या होगी इसकी होगी। तो हर एक एग्जांपल में MnO4 ले लो या CrO4 ले लो, कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sd3। ऐसे ही CrO2 Cl2 ले लो, तो CrO2 Cl2 क्या होता है 2 ऑक्सीजन और एक एक क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 4 है, तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर क्या है 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा sd3 हो जाएगा। चलो मुझे इसका बताओ CrO3 का क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा CrO3 का। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी है, CrO3 इधर लाके लिख लो, ये देखो भैया, लो हो गया CrO3। तो CrO3 में सिग्मा 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 कितने हैं, स्टेरिक नंबर 3 आ गया, मतलब 3 ही बॉन्ड बन रखे हैं, और जब 3 लिखोगे तो 3 का क्या होगा sd2, sp2 मत करके आ जाना मेरे भाई, गलती कर दोगे, क्योंकि तुम ये तो देखो ये क्या है ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल में P कहां से इन्वॉल्व करोगे तुम मिक्सिंग में, मुझे ये भी तो बताओ कहां पे होती है भाई, S है D है और लास्ट में 4p है। 4p में तो इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब ये सारे के सारे ओवरऑल फिल हो जाएंगे, वरना S और D तक ही तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन रुक जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो ये जितना भी था ये सारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था। उसी के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग में मैंने 2-3 चीजें और बताई थी कि मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल का अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, और सॉलिड स्टेट फॉर्म में जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनका अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो तुम्हारे क्या बच गए, अब सिर्फ 3 टॉपिक और बच गए हैं। तो पहला टॉपिक हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो जब हम ओड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन का नाम लेते ही तुरंत दिमाग में आ जाता है CH3 रेडिकल। अब बच्चे पहली चीज तो ये है कि तुम्हें रेडिकल और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में फर्क समझो। रेडिकल देखो इस दुनिया में हर एक चीज वो रेडिकल होगी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जा रही है।
जैसे तुमने ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन जब रेडिकल तुम्हें मैंने पढ़ाया था, जिसने मैम नहीं पढ़ाया होगा, तो रेडिकल में क्या था कि ये CH3 है, ये अनस्टेबल है, ये किस में चला जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में डायमराइज कर जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। रेडिकल क्या है, एक इंटरमीडिएट है। और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे अब मैं सिंपल सा तुम्हें ये लिख के दे दूं कि NO2 रेडिकल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये रेडिकल हो गया तो ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी होगा जहां पे कार्बन लिखा होगा वो सारे के सारे इंटरमीडिएट होंगे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में दिखा देते हैं। बोलने को तो मैं इसको भी बोलूंगा कि ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल, और ये एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो होता क्या है, रेडिकल 1 रेडिकल भी बोल सकते हैं। तुमने क्या पढ़ा होगा, कार्बीन भी पढ़ी होगी। कार्बीन में क्या होते हैं, 2 रेडिकल होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाई रेडिकल बोलते हैं। बाई रेडिकल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बीन के लिए क्या होगा, ये सब मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट में आपको डिस्कस कर रखा है। पॉइंट ये है कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं सिंपल सा पहला एग्जांपल लिखा CH3। लो भाई, CH3 रेडिकल है और मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो मैंने इसका क्या काम किया, 2 काम कर ली। पहला काम ये किया कि जो ये ओड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मैंने इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। पार्टिसिपेट से मतलब कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एक, उसको मैंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होने दिया। तो जैसे जब मैं इसको मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होने दूंगा तो हमारा क्या आएगा, S, और ये क्या होती है, 3p ऑर्बिटल। अब होगा क्या, 1 2 3 4। अगर मैं इस 4th इलेक्ट्रॉन को, ये जो खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने देता हूं, ओहो अब तो तुम ये भी चले गए सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया, अरे कार्बन का 6 ही तो होता है, तो क्या होगा, NH2 NP4 ही तो होगा, 4 और 2 6, NP2 बोलो 6 ही तो होता है। तो NH2 NP2, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से एक्साइट करोगे तो यहां पे चला जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब मैंने इसको हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया, क्या किया मैंने, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp3। क्या आया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इन दोनों की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने से पहले, मिक्सिंग होने के बाद ही तो हमारे जुड़ते हैं ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है, पहले इस सेंट्रल एटम की आपस में ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद वे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जाके फिर तुम्हारी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी। तो जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को sp मिक्सिंग में इन्वॉल्व किया तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp3। और sp3 का मतलब ये हो गया कि जो हमारा CH3 है वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हो गया। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप कैसी आ जाएगी, पिरामिडल शेप का हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हमने पहले क्या, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया, फिर हमने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर हमने क्या किया, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस तरीके से हमारा वो इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा रहेगा, इस तरीके से। ये है ना लास्ट वाला फ्री रेडिकल, तो हमने इसको मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया। ये S थी, ये P थी। मैंने क्या किया, इसको पार्टिसिपेट कराया, पार्टिसिपेट करा के क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज बन गया। क्या बन गया, अरे भाई ये तो प्लेनर आ गया कि नहीं आ गया प्लेनर, बोलो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन रेडिकल का क्या होगा, sp3 होगा कि sp2 होगा। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास एक तरीका किसी भी चीज को जानने का यही है कि हम उसके दोनों पहलू देख, दोनों पहलू क्या देख ले कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसके जानने के लिए हमने दोनों काम किए। पहले मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करके देखा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। फिर हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही p ऑर्बिटल में रखा। भाई ये क्या होगी, प्योर p ऑर्बिटल में होगा, क्या होगा, प्योर p
ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? जब p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से कुछ ये शेप आएगी प्लेनर, भाई यही तो आएगी। तो हमने ये दोनों देखे। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि भाई दोनों में से सही कौन है। तो इस सही को जानने के लिए हम फिर किसके पास गए? ESR के पास गए। ESR क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ESR एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये हमें बताती है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो जब हम ESR से हमने पूछा तो ESR ने एग्जांपल दिया, कहा कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओड इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज को पता करने के लिए कि इसमें ओड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, उसके लिए हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। तो उसका ध्यान रखना, हम उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यूज करते हैं या ESR। बात ठीक है, इसको याद रखना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि रेडिकल की स्टडी करने के लिए, किसी रेडिकल का पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसमें ESR जब तुम नेट गेट में आ जाओगे तो तुम्हें डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा कि ESR क्या हो जाता है। अब देखो जब हमें ये पता लगा कि ESR ने इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो ये बात तो हमारी कट गई। भाई ये बात कट गई कि हमारा जो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमारा जो CS3 का हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया? sp2 आया। और sp2 होने का मतलब है कि ये प्लेनर है। और प्लेनर की बात करूं तो ये आइसो स्ट्रक्चरल आ गया। भाई ये क्या हो गया? आइसो स्ट्रक्चरल आ गया ना BF3 के। BF3 भी क्या था? प्लेनर मॉलिक्यूल था जिनकी सेम शेप थी, ये भी प्लेनर ये भी प्लेनर। बात ठीक है, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन जब हमने ये सेम चीज किसी और दूसरे एग्जाम्पल पे करके देखी तो वहां पे रिजल्ट कुछ और आ रहा था। हमने जब CS3 में करके देखा तो CS3 में रेडिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था मिक्सिंग में, लेकिन हमने क्या किया? साइड एटम को चेंज किया और फिर हमने एक बार सेंट्रल एटम को चेंज किया। कि हमने एक बार क्या लिया? CF3 लिया, CF3 रेडिकल। और दूसरी बार जब हमने एग्जांपल लिया वो लिया हमने SiS3 रेडिकल। और हमने क्या देखा कि जब हमारा ESR से CS3 रेडिकल में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो sp2 था। और वही वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो CF3 का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी तुम्हारा sp2 आना चाहिए और SiS3 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जब ESR से हमें पता लगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना होके इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, और sp3 का मतलब है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में था और पिरामिडल शेप में था। वही सेम चीज जब हमने SiS3 के पास करके देखी तो हमने इसे भी काट दिया कि नहीं भाई ESR से हमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन मिला है वो sp3 मिला है और ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है और पिरामिडल शेप का है। अब भाई दिमाग खराब, ऐसे क्या है? ESR ने हमारा पागल बनाया कि किसने पागल बनाया? फिर मैंने इन तीनों एग्जाम्पल को एक साथ रखा। एक साथ रखने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या हो रहा है इनमें कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है। तो सबसे पहले जब हमारा ध्यान जाता है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ही जाता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते ही हमें क्या पता लगा कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। जब हमने इसमें देखा कार्बन की 2.5 और फ्लोरीन की कितनी होती है? 4.0। ऐसे ही जब इसमें हमने हाइड्रोजन के केस में देखा इसकी कितनी होती है? 2.1 और SiS3 की क्या होती है? अप्रोक्स 1.5 के अप्रोक्स होती है। ठीक है। अब हम देखने लगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, पर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से होने का मतलब क्या है? इसका होने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे 2.1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, कार्बन की 2.5 थी, तो इस केस में जो कार्बन पे आ रहा है हमारा कैसा चार्ज आ रहा है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
ये जो सेंट्रल एटम है इस पे क्या है, पार्शियली ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पार्शियली ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम CF3 में गए तो CF3 में सेंट्रल एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ऐसे ही जब हम SiS3 में गए तो SiS3 में भी सेंट्रल पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि कभी भी जब सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई भी तुम्हारे पास अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, AB रेडिकल है, और इस केस में अगर A के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो उसमें जो वो ओड इलेक्ट्रॉन है, वो ओड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वो ओड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बोलो, इससे कोई प्रॉब्लम है? तो दुनिया में जब कभी भी सेंट्रल एटम पर तुम्हारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसमें जो ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब रीजन क्या है इसके पीछे कि क्यों पॉजिटिव चार्ज होने से वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें एक्साइटेशन थ्योरी, हर चीज थ्योरी तुम्हें बता चुका हूं। इसका एक्सप्लेनेशन तुम खुद से भी मुझे दे सकते हो कि सर जब इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा तो S और P जो ऑर्बिटल होगी उनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो भी तुम्हारा किस में चला जाएगा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज होने लगता है तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमारा S और P ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होने लगता है। जब S और P के ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होगा तो वो कंप्लीटली मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर P ऑर्बिटल में ही रह जाता है। या दूसरी चीज मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि जब कभी भी तुम्हारा साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो उसकी वजह से हमारी जो एक्साइटेशन है वो इजीली हो जाती है, और इजीली होने की वजह से जो P ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है, और वो पूरी की पूरी ऑर्बिटल हमारी किस में चली जाती है, मिक्सिंग में जाकर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर लेती है। बताओ, पॉइंट क्लियर है? सिंपल सी बात, क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने से एक्साइटेशन इजीली हो गया, एनर्जी ऑर्बिटल के बीच में डिक्रीज हो गई, जिससे वो हमारी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लग गई। और दूसरा देखो, दूसरा अगर तुमसे पूछ ले कि जो ये रेडिकल है ये क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि देखो इसकी प्लेनर हो गई, प्लेनर होने की वजह से ये इसकी सेफ होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। बाकी इन दोनों में ये वाला भी स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, और इस केस में भी जो ये ओड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा। बोलो, अब दुनिया में ध्यान रखना कभी भी, अब यहाँ पे CF3 की जगह CCl3 दे दे, अब CBr3 दे दे, जब कभी भी सेंट्रल एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो तुम्हें आंख बंद करके उस इलेक्ट्रॉन को किस में ले जाना है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा देना है। जैसे 3 तो यहाँ पे तुम फ्लोरीन गिनोगे और एक इस इलेक्ट्रॉन को गिनोगे, और उसकी वजह से तुम यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, PP D तो 1 2 3 4 इस तरीके से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो, और ये बहुत पूछा भी गया है कि CH3 जो रेडिकल होता है वो प्लेनर होता है। बात क्लियर है? चलिए, तो दूसरा एग्जांपल तुम मेरे सामने करके दिखाओ कि ClO3 और ClO2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो, ClO3 में और ClO2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताओ। तो तुम बिना सोचे समझे क्या बता दोगे कि सर इसके ऊपर पार्शियली 6 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जनरेट होने की वजह से रिएक्शन में उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो सिग्मा 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 1 2 3 और ये पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बहुत सही।
वही सेम कंसेप्ट तुमने इसमें फॉलो किया कि इसके पास सिग्मा सिग्मा और ये हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी तुमने क्या बता दिया, sp3, जो कि क्या है, गलत है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है, होगा क्या कि जब ClO2 के पास जाओगे, अगर सिंपल सी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके बगल में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे इस सेंट्रल एटम पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से तुम्हें पता है कि लोन पेयर क्या होता है, एस फाइल होता है। एस फाइल का मतलब यह होगा कि पूरे के पूरे 100% एस कैरेक्टर खा जाएगा। भाई जब तुम इसका हाइब्रिडेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, NH2NP5 ही तो लिखते हो क्लोरीन का, तो ये जो हमारा लोन पेयर है वो तो प्योर s ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा। अब जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कहां से करेगी, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कहां से करेगी। तो इस केस में जब कभी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ जाता है तो उस केस में भी हमारी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 ना होके क्या हो जाएगा, sp2 ही हो जाएगा। फिर से सुन लो, कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 क्या आई कि जब कभी भी तुम्हारा AB एटम है और इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, अगर A के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर AB के ऊपर लोन पेयर आ जाता है और ओड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो तब हमारा ओड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोलो कोई दिक्कत है, कर लोगे अब तो, इसमें ऐसा कोई अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे फ्री रेडिकल का, कैसा भी दे, तुम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पार्ट की बॉन्ड एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका डायमराइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका पैरामैग्नेटिक क्या होगा। ध्यान रखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सारी की सारी पैरामैग्नेटिक होती है। क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, जब तक वो डायमराइज ना कर दे। क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। अब इसका इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा बॉन्ड एंगल पर। कैसे, जैसे तुम्हें एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा और डायमराइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम्हें बता दी कि सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि अरेंज करो बॉन्ड एंगल की फॉर्म में, अरेंज इन टर्म ऑफ बॉन्ड एंगल। अब देखो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 रेडिकल, NO3 नेगेटिव। अब देखो जब कभी भी तुम्हें अरेंज करना हो बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। तो ये देखो ये क्या आया, sp, इसका मतलब थीटा इसमें कितना है, 180 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। NO2 के पास गए, NO2 के पास गए नेगेटिव चार्ज, तो NO2 के पास कितना हाइब्रिडाइजेशन आया, sp2, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम NO2 रेडिकल के पास गए तो NO2 रेडिकल के पास भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp2। जब हम NO3 के पास गए तो NO3 के पास भी हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आया, sp2। अब दिक्कत ये आ गई कि हम इनको अरेंज कैसे करें, हम इनको अरेंज कैसे करें। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सबके पास ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, कैसे अरेंज करोगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp होने की वजह से जो NO2 पॉजिटिव रहेगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा। दूसरे पॉइंट पे क्या आएगा कि हमारे पास ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के केस में कौन सी आइडियल sp2 है। भाई थीटा यही तो देखोगे तुम, यही तो थीटा देखोगे। बोलो इन दोनों के केस में, इन तीनों के केस में कौन सी आइडियल sp2 है। अब देखो ये क्या हो गया, आइडियल sp2।
आइडियल sp2 होने का वो यहाँ पे ये हो गए 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आइडियल sp2 हो गया। तो आइडियल sp2 होने का मतलब यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे ये दोनों, जो फ्री रेडिकल स्पीसीज होती है उनमें आइडियल मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर मैं बात करूं उनमें हमारी आइडियल मिक्सिंग नहीं हो पाती, और आइडियल मिक्सिंग ना होने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्ट sp2 ना होके sp1 से 2 के बीच में होता है। अब सिंपल सी बात है, इसका sp180 है और इसका sp12 से है, और इसका क्या है sp2 और इसका भी क्या है sp2। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा NO2 पॉजिटिव में ज्यादा होगा, NO2 रेडिकल में फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर अब तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें क्या होगा 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे, इधर से धक्का मारेंगे, इधर से धक्का मारेंगे और इस थीटा को डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन बॉन्ड एंगल किसका होगा, NO3 नेगेटिव का ज्यादा होगा। और सबसे लास्ट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, NO2 नेगेटिव आ जाएगा। इस ऑर्डर को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि इस रेडिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो उन्हें पहले तो इस रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और नहीं पता होता तो वो उसको या तो इसको छोड़ के आते हैं या इसको सबसे लास्ट में कर देते हैं, या ये ऑर्डर कभी इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। NO2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। अब उसके बाद तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब हमें देखना है कि आइडियल sp2 जो होगा उसमें तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, लेकिन जो आइडियल sp2 नहीं है, जैसे NO2 रेडिकल, ये आइडियल sp2 नहीं है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp1 से 2 के बीच में होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल 180 से थोड़ा कम होगा लेकिन 120 से ज्यादा होगा। बात सिंपल है ना। तो इसलिए ये किस पे आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है। और थर्ड पे कौन आ जाएगा, फिर NO3 फिर NO2 नेगेटिव। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।